गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का, वह है आपका ब्रह्मांड। देखिए, ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड एक ऐसी संरचना है जिसमें असंख्य गैलेक्सी मौजूद है। ब्रह्मांड एक ऐसी संरचना है जिसमें असंख्य गैलेक्सी मौजूद है, या हम कह सकते हैं कि गैलेक्सियों का समूह ही आपका ब्रह्मांड कहलाता है। हम कह सकते हैं कि गैलेक्सियों का समूह ही हमारा ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भूगोल में बहुत सारे सिद्धांत आए थे, बहुत सारे सिद्धांत दिए भी गए, बहुत प्रकार की इसमें खोजें भी हुई थी। लेकिन जो सबसे सही जो खोज थी वह थी आपके महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। यानी महाविस्फोट सिद्धांत वह सिद्धांत था जिसने ब्रह्मांड के बारे में सबसे सत्य प्रमाणित किया। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वह किया था आपके जॉर्ज लेमेंथियर ने इसका प्रतिपादन किया था सबसे पहले ब्रह्मांड के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। यह सिद्धांत इन्होंने 1894 और 96 के मध्य दिया था। किसने? जॉर्ज लेमेंथियर ने 1894 और 96। उसके बाद इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह किया था आपके रॉबर्ट वैगनर ने, और यह किया था आपके 1967 में। 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने महाविस्फोट सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित किया था और दृढ़ता के साथ प्रतिपादित किया था आपके रॉबर्ट वैगनर ने। और इसी सिद्धांत के बाद यह प्रमाणित हुआ था कि ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। यह सामान्य जानकारी आपके महाविस्फोट सिद्धांत से लेकर अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्ट है, जो ये आपकी गैलेक्सी दिखाई गई है आपके बोर्ड पर, जो बनाया मैंने गैलेक्सी। तो इन गैलेक्सियों का अध्ययन ना करके हमें उस गैलेक्सी का अध्ययन करना है जिसमें अपना संपूर्ण सौर मंडल रहता है। यानी हमें जो गैलेक्सी का अध्ययन करना है वह है आपके आकाश गंगा, जिसे दुग्ध मेखला मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। आकाशगंगा, दुग्ध मेखला और मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। और इसी जो आपके गैलेक्सी है इसमें हमारा संपूर्ण सौर मंडल निवास करता है, जिसमें सूर्य है, पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, ये सभी ग्रह इसमें निवास करते हैं। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। ये आपका संपूर्ण ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सी, और इसमें अपनी गैलेक्सी है आपके आकाशगंगा। और इसी आकाशगंगा में एक तारा है, जिसे हम कहते हैं सूर्य। जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य, जो हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, यानी सौर परिवार का मुखिया है आपके सूर्य। और इसी सूर्य के सहारे आपके ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिनमें अपना एक ग्रह है उसका नाम है पृथ्वी, जिसके हम निवासी हैं। तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है। ब्रह्मांड के अंदर आपकी गैलेक्सी के अंदर जो अपनी गैलेक्सी है आकाश, जिसे अपन कहते हैं आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे,
और इसी आकाशगंगा में एक तारा है जिसका नाम है आपके सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो अपने ग्रह हैं, और ग्रहों में जो अपना जो ग्रह है जिस पे अपन निवास करते हैं वो है आपके पृथ्वी, जो है अपना पृथ्वी। अब इस टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर लगभग कितनी गैलेक्सी है। तो लगभग ब्रह्मांड के अंदर 1000 अरब से अधिक संख्या में गैलेक्सी मौजूद है, और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 करोड़ तारे मिलते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में 1000 अरब से अधिक गैलेक्सी है, और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 करोड़ से भी अधिक तारे मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आइए आगे अपन चलते हैं। तारों से प्रकाश ऑब्लिक ऊर्जा किस तरह प्रसारित होती है। यह भी आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई तारों में ये चमक किस तरह होती है, तारों से में ऊर्जा किस तरह निकलती है। यानी सूर्य भी अपना एक तारा है, और सूरज में भी आपको पता है उसमें इतनी चमक होती है। तो सब में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि भाई सूरज में इतनी चमक है तो किस प्रकार ये अपनी ऊर्जा को प्रसारित करता है। तो आइए हम जानते हैं। तारों में ऊर्जा प्रसारित या चमकने में नाभिकीय संलयन क्रिया का योगदान सर्वाधिक होता है। तारों में ऊर्जा प्रसारित या चमकने में नाभिकीय संलयन का योगदान सर्वाधिक होता है। अब नाभिकीय संलयन ये होता क्या है? नाभिकीय संलयन होता क्या है ये आप देख लीजिए। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन का एक अणु दूसरे से जुड़कर हीलियम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हीलियम का। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़कर हीलियम का निर्माण करता है। यानी दोनों गैसें हैं आपके, एक तो हाइड्रोजन और हीलियम, यह दो गैसें हैं जिससे तारों में चमक या ऊर्जा प्रसारित होती है। यही गैसें आपके सूर्य में भी मिलती है, जिससे आपके वो प्रकाशमान होता है या प्रकाश देता है, चमकता है। हीलियम हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण करता है, और इसी से ही तारे चमकते हैं या अपनी ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। ये जो तारे होते हैं यह धूल और गैस के बने हुए होते हैं, और जिनमें जो प्रकाश बनता है वो दो गैसों से बनता है। एक तो आपके हाइड्रोजन और एक बनता है आपके हीलियम। यानी
एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और तारे चमकते हैं और उनसे ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है आपके इन्हीं दो गैसों के वजह से। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में बन जाती है तब क्या होता है। अगर संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है तो आपके जो ये तारे हैं इनमें ताप का या ऊर्जा का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। अगर हाइड्रोजन आपके ख़त्म हो जाती है तो हीलियम बनना बंद हो जाएगा, जिससे तारों में जो चमक है, जो ऊर्जा बनती है वो भी खत्म हो जाएगी, जिस कारण तारे हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ठीक है। और जब हाइड्रोजन बनना बंद हो जाता है, मतलब ये गैसें बनना बंद हो जाती हैं, तो इन तारों का रंग हो जाता है आपके लाल, जिसको रेड चाइल्ड भी कहते हैं। रेड चाइल्ड का मतलब रेड दानव यानी लाल दानव भी कहते हैं। और ये कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन हीलियम गैस से खत्म होने लगती है। जब हाइड्रोजन संपूर्ण हीलियम में बदल जाती है तो ऊर्जा का विनाश होता है और जिससे इन तारों का रंग धीरे धीरे आपके लाल होने लगता है। यानी कुल मिला के आप तारे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी तारे का रंग चमकता हुआ ब्लू है, अगर किसी का तारे का रंग ब्लू है यानी नीला है, तो वह चमकदार और अधिक ऊर्जा का प्रसारण करता है। यदि किसी तारे का रंग लाल होने लगता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन हीलियम गैसें लुप्त होती जा रही हैं, मतलब वो खत्म होने के कगार पर आ चुका है। ठीक है। ये आपके हाइड्रोजन हीलियम के तारे किस तरह चमकते हैं वो मैंने आपको बताया। अगला जो है, जब ये तारे, जैसे ये अपना तारा है, जब ये तारे लाल होकर खत्म होने लगते हैं तो इनमें एक विस्फोट की क्रिया होती है। जब ये तारे लाल होके, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो जाएगी तो ये धीरे धीरे लाल होने लगता है। लाल होने के बाद इनमें एक भयानक विस्फोट होता है और यह विस्फोट कहलाता है आपके सुपर नोवा विस्फोट। क्या कहते हैं इसको? सुपरनोवा विस्फोट। इसे क्या कहते हैं अपन? सुपरनोवा विस्फोट, जिसको अभिनव तारा भी कहते हैं, जिसे अभिनव तारा भी कहा जाता है, जिसे अभिनव तारा भी कहा जाता है। जब ये लाल होके इनमें विस्फोट होता है तो इनको सुपरनोवा तारा या अभिनव तारा भी कहा जाता है। जब यह विस्फोट किसी बड़े तारे में होता है, यानी सुपरनोवा विस्फोट जब किसी बड़े तारे में होता है, यानी जब कोई बड़ा तारा धीरे धीरे लाल होने लगता है और उसमें विस्फोट होता है, तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान रह जाता है, जिसे न तो प्रकाश इससे गुजर सकता है, न ही कोई अन्य वस्तु इससे गुजर सकती है। यानी तो यहाँ पर जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे कहते हैं अपन ब्लैक होल। आपने नाम भी सुना होगा, पहले भी बीच में चला भी था कि संपूर्ण धरती ब्लैक होल में जा रही है। तो ब्लैक होल का निर्माण सुपरनोवा घटना के बाद ही होता है, यानी जब तारों का विनाश होता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम गैसें जब इसमें लुप्त होती है तो तारों का रंग लाल हो जाता है। लाल होने के बाद धीरे धीरे जब विनाश के कगार पर आते हैं तो इसमें एक विस्फोट होता है, जिससे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, यानी अभिनव तारा भी से कहते हैं। और इस विस्फोट से एक स्थान बनता है जिसे अपन ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है। यही विस्फोट जब छोटे तारों में होता है तो इन तारों को कहते हैं अपन न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर। ये छोटे तारे होते हैं जो सबसे तेज गति में घूमते हैं। ठीक है। तेज गति में घूमने वाले तारे हैं अपने न्यूट्रॉन स्टार या आपके पल्सर स्टार। न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार भी अपने छोटे तारों को कहा जाता है। तो ये हो गया आपके ब्लैक होल का निर्माण। न्यूट्रॉन स्टार किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है।
अगला जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पूछा जाता है कि ब्लैक होल की खोज किसने की थी, कब की थी। तो मैं आपको बता देता हूं, आप इसको याद कर लेना। ब्लैक होल की खोज 1930 में एस चंद्रशेखर ने की थी। ब्लैक होल की खोज 1930 में एस चंद्रशेखर ने की थी और यह भारतीय थे। और यह कौन थे? भारतीय थे। ठीक है, आपको पता है 1930 में स्वामीनाथन को भी आपके भौगोलिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है, और इसी सन में एस चंद्रशेखर ने, जो ये भारतीय थे, इन्होंने ब्लैक होल की खोज की थी, यानी ब्लैक होल के बारे में बताया था आपके एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, उन्नीस 1935 में एस चंद्रशेखर ने लंदन में ब्लैक होल के मैटर को प्रसारित किया था। यानी ब्लैक होल के बारे में प्रसारित कहाँ किया था? इन्होंने लंदन के अंदर। किन्होंने? एस चंद्रशेखर ने। कब किया था? 1935 में। और ब्लैक होल की खोज की थी इन्होंने 1930 में। यानी इन्होंने 1930 में ब्रह्मांड के अंदर तारों में जो ब्लैक होल बनता है उनके बारे में लोगों को बताया था। ठीक है, और 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको पुरस्कार दिया गया था? एस चंद्रशेखर को। किस उपलक्ष्य में दिया गया था? सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनने वाले ब्लैक होल के बारे में जो इन्होंने जानकारी दी थी, तो इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया था। आपको पता है 1983 में भी एक जो कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया था अपन भारतीयों को। ठीक है, भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीता था जब आपके कपिल देव थे आपके। ठीक है, क्रिकेट के बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप तो ये नोट कर लीजिए 1983 में एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सामान्य कुछ जानकारी है ब्रह्मांड को लेकर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है आपके तारामंडल से। ठीक है, आपको पता है कभी कभी हम आकाश से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें एक तारों का एक समूह नजर आता है। ठीक है, आपने कभी देखा भी होगा, जैसे इस तरह का तारा समूह ऊपर को नजर आता है, इसको तारामंडल कहते हैं, जिसे अपन अधिकतर कहते हैं सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, वैसे उत्तरी ध्रुव के सामने एक तारा और नजर आता है जिसको अपन ध्रुव तारे के नाम से भी जानते हैं। ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड में इनकी संख्या 88 है। यानी तारामंडल की कुल संख्या ब्रह्मांड में कितनी? 88। कई कई बुकों में आपके 89 भी दिया गया है, लेकिन जब एग्जाम में अगर आपके कोई जीके क्वेश्चन आता है, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसमें अगर क्वेश्चन में 88 है तो 88 को राइट करना है, और अगर 89 भी आता है तो आप 89 को भी राइट कर सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक जो है वो आपके 88 ही है। ठीक है, तो ये ध्रुव तारा और सप्तऋषि मंडल ये ब्रह्मांड में मौजूद तारामंडल का ही एक अंश होता है। तो ये मैंने सामान्य जानकारी आपको ब्रह्मांड से रिलेटेड दी थी। यानी ब्रह्मांड ये असंख्य जो आपकी गैलेक्सी है उसका समूह होता है, और इसी गैलेक्सी के अंदर अपनी जो गैलेक्सी है उसको आकाशगंगा और दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। और इसी के अंदर अपना सौर परिवार मौजूद है, जिसमें आपका सूर्य है, आपका बुध है, शुक्र, शनि वगैरह जो भी तारे, जो भी ग्रह हैं वो मौजूद हैं। ये कहलाता है आपके आकाशगंगा। ठीक है, तो अब आगे जो अपना चैप्टर आएगा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का, वो आएगा सौर मंडल, और वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। पुनः आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।